तो चलिए अब खबरें विस्तार से। लखनऊ के डीएम डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार ने आज G20 के आयोजन को लेकर कई जगहों का निरीक्षण किया है और कैंप कार्यालय वॉर रूम में तैयारियों की समीक्षा भी की है। डीएम ने बताया कि आयोजन स्थल पर 50 एकड़ में एग्जीबिशन एरिया का निर्माण यह करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 से अधिक स्टॉल इसमें लगाए जाएंगे। इवेंट एरिया में इनॉग्रेशन हॉल और फोटो और कॉन्फ्रेंस हॉल में व्यवस्था भी की जा रही है। और भी राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने आगामी G20 समिट 2023 के मद्देनजर शहर को खूबसूरत बनाने के मकसद से मुहिम शुरू कर दी है। मीराबाई मार्ग सहित कई इलाकों में विद्युत के पोलों पर बिछे विभिन्न दूरसंचार केबल नेटवर्क को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लखनऊ में G20 के दौरान नगर निगम ने सुंदरीकरण के लेकर के अभियान शुरू चलाया था। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि जो भी केबल नेटवर्क या जो है मोबाइल नेटवर्क जिनके भी नेटवर्क के तार खंभों पर लटके हैं वो हटा लें, अन्यथा जो है 3 दिन के बाद हम तार कटवा देंगे और उसका सारा पैसा कंपनियों को भुगतना पड़ेगा। कंपनियों के लोगों ने उसको हल्के में लिया और उन लोगों ने तार अपने नहीं हटाए। उसके बाद नगर निगम ने सारे तार काट डाले और स्थिति क्या है कि तार कट जाने से क्या सबका नेटवर्क ठप हो गया, चाहे वो सिक्का हो, चाहे टाटा का नेटवर्क हो, चाहे BSNL नेटवर्क हो, सारा नेटवर्क ठप है। डिजिटल नेटवर्क भी ठप हो गया है। ऑफिसों का भी काम बंद है क्योंकि वहाँ पर भी मोबाइल नेटवर्क से काम नहीं चल पाएगा। सारा काम उन्होंने लीज लाइन पे चल रहा था, वो भी सारी काट दी गई हैं और इससे जो है काम नहीं चल पा रहा है। लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि अब जो है कंपनी के लोग अपने अपने तार ढूंढ रहे हैं और उन तारों को ढूंढ करके उसके बाद वो जोड़ने का प्रयास पूरी कर रहे हैं। और इनके लिए क्लिपिंग करने कहा था नगर आयुक्त ने, लेकिन वो क्लिपिंग अभी नहीं कंपनियों। और वही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट को सदन के पटल पर पेश किया और यह वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का 5वां बजट था और 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण यह बजट था और इसी को लेकर चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आज संसद में बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा वो बजट पेश किया गया था और बजट पेश होने के बाद चारों तरफ एक खुशहाली की लहर दिखी। इस सारे मसले पर बात करने के लिए आज बजट पर क्या कुछ रहा और किस तरह का माहौल पार्लियामेंट में था, इन सब पर बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद निरंजना ज्योति दीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पे। दीदी, आज सबसे पहले तो शुभकामनाएं बजट की आपको। आप भी दबा के टेबल थपथपा रहे थे आज। 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए समर्पित है, उसी को फोकस करते हुए 14 से अभी तक लगातार हम लोग काम करते रहे, सरकार काम करती रही है। इस बार के बजट में माननीय निर्मला जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट को एक दूरगामी परिणाम देख करके हम सोच सकते हैं, क्योंकि तात्कालिक और सरकारों को हमने देखा है कि चुनावी वर्ष में इस रेलवे लाइन को घोषणा कर दिया, यहाँ कर दिया, वो कर दिया, ये करते रहे। पहली बार मध्य वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी छूट मिली है और दूसरा विषय यह है कि महिलाओं के लिए, महिलाएं आत्मनिर्भर हों, इस क्षेत्र में बजट फोकस था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने वक्तव्य में कहा कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, मैं देख रही हूँ कि आज 10 करोड़ के लगभग महिलाएं काम कर रही हैं और वो महिलाएं जो घर से कभी निकलना भी नहीं जानती थी, एक एक पैसे के लिए मोहताज रहती थी, ऐसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और जो शहरी क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, उद्यमी हैं या अपना स्वयं का उद्योग लगाना चाहती हैं, उनके लिए भी छूट दी गई है। गांव के आदमी को इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना महंगा मिलता था नहीं, उसमें भी सस्ता किया, मोबाइल भी सस्ता किया, आपका कैमरा भी सस्ता किया, नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें छूट दी है। और एक 7 लाख तक का एक इनकम टैक्स नहीं भरेगा, उसके अलावा जो भरते थे ज्यादा उसमें भी कटौती की है। पहले 5 लाख था, अब 7 लाख हो गया। 7 लाख के अलावा जो 8 लाख 10 लाख तक का उसमें ज्यादा भरना पड़ता था, उसमें भी कटौती की है। एक सवाल हो, विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये चुनावी बजट है और चुनावी माहौल बनाने के लिए जो 2024 की तैयारी में भाजपा ने ऐसा बजट पेश किया। मुझे लग रहा है कि जो चुनावी बजट पेश करते रहे उनको वही नजर आएगा। मुझे याद है कि मेरे क्षेत्र से इटावा से औरैया, भोगनीपुर, घाटमपुर होते हुए चौडगरा को इनकी सरकार के समय घोषणा हुई थी नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए।
10 साल तक रहे, घोषणा के लिए हुई थी, कहीं कुछ काम नहीं हुआ था। इनकी सरकार के रहते उरई से लेकर के सीधे महोबा को जोड़ने की घोषणा हुई थी, नहीं हुआ। हमारी सरकार ये कि जो पुराना ढांचागत रेलवे लाइन है पहले वो मजबूत हो। यदि हमें चुनाव भी बस में घोषणा करना होता तो इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए घोषणा कर देते। आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से कोई भी बजट आया है, चुनावी नहीं है, हकीकत में जनता के हित में बजट आया है। आपके मंत्रालय को क्या कुछ फायदे मिले इस बजट? देखिए, मैं तो अभी बोली ना, समूह की बहनें मेरे मंत्रालय में ही है। उपभोक्ता में खाद्य जो वितरण हो रहा है, घर बनाने के लिए दिया गया है, बहुत सारा कुछ हर विभाग को बजट में बढ़ोतरी करके दी गई है। और ये बात सही है कि जब तक गांव मजबूत नहीं होते तो आज आप कल्पना करिए, जो फूस की झोपड़ी में रहता है वो 1.5 लाख का मकान उसको मिल गया, वो मकान अकेले नहीं मिला, उसके माध्यम से ईंट भट्ठे वाले को भी फायदा पहुंचा, उसके माध्यम से सीमेंट वाले को भी पहुंचा, उसके माध्यम से सरिया वाले को भी फायदा पहुंचा, उसके माध्यम से कंक्रीट वाले को भी फायदा पहुंचा। तो 1.5 लाख का जो मकान बना है उसके आगे पीछे यदि हम सोचे तो कितने लोगों को उसमें काम मिला है। और 3.5 करोड़ के लगभग पक्के मकान अभी तक दिए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक टारगेट है जिसको गरीब को एक पक्की छत मिलने के बाद, और वो छत अकेले नहीं है, शौचालय भी है, गैस चूल्हा भी है, रसोई भी है, आंगन भी है, सब कुछ है, लाइट भी है, तब वो उससे तो कम से कम वो छुटकारा पा चुका ना। तो मूलभूत सुविधाएं जो व्यक्ति को चाहिए, कौशल विकास मंत्रालय को अधिक बजट दे करके कि उसको हम बच्चों को ट्रेनिंग दें, आगे जा करके एमएसएमई सेक्टर में जा करके काम करें, उसमें भी बढ़ोतरी करी है। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं छूटा जहां सरकार ने बढ़ोतरी नहीं करी। और मूलभूत ढांचे, ये अमृतकाल का बजट है, और जिस समय अमृतकाल में हम जब 100 साल मना रहे होंगे तो भारत का नक्शा और होगा। एक आखिरी सवाल, 100 में से 100 नंबर देंगे या 110 देंगे अपनी सरकार को? देखिए, मैं तो 100 में 100 नंबर इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि हम लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जनहित का बजट है, उद्योग से लेकर के किसान तक, और किसान से लेकर के मत्स्य पालन तक, और मत्स्य पालन से लेकर पशुपालन तक सबको लिया है। उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि क्या नंबर दिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद साध्वी रंजना ज्योति जी हमारे साथ थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है वो लोगों के हित में है और आने वाले वक्त में लोगों को इससे फायदा मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। और वहीं जालौन में यूपी सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति को जालौन का प्रभारी मंत्री बनाया गया। वहीं धर्मवीर प्रजापति ने पहली बार जालौन पहुंचकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। और वहीं दूसरी ओर फतेहपुर पहुंचे संजय निषाद ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार जब राज्य में थी और उन्हीं के समर्थन से दिल्ली में सरकार चल रही थी, क्या उस समय इनको नहीं पता था कि चौपाइयों का मतलब क्या है। विश्व समाज को दगाया जा रहा है। इससे सदियों से अंग्रेजों ने, मुगलों ने इन्हें लूटा था। इन्हें कानून बनाकर क्रिमिनल कार्ड घोषित करके इनके जमीन सब छीन दिया था रोजी रोटी। पिछली सरकारों ने गलत नीतियां बनाकर इन्हें वोट तो लिया, इसके नोट नौकरी पर डकैती डाल दी। और वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बसपा ने यह तय किया कि अगला लोकसभा चुनाव पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। तो आपको बता दें कि 24 को लेकर यह रण सच चुका है। 24 की बिसात पर अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मायावती का पंजाब में माया जाल, ये भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये ट्वीट सामने आया है। और वही सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह वृंदावन के किशोरी सेवा धाम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में पहुंची है, जहां पर उन्होंने मां मंडलेश्वर स्वामी इंद्र देवानंद सरस्वती को जन्मदिन की बधाई दी है।
और वहीं आगरा में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सपा के पूर्व राज्य मंत्री की सनोनी फर्म की छापेमारी वहां पर की है और जीएसटी की टीम की छापेमारी कई घंटों तक चलती रही। वहीं सीजीएसटी की छापेमारी से कस्बे में हड़कंप मच गया, जिसके चलते कई स्थानों से दुकानें बंद भी की गई। और वहीं फिरोजाबाद के सुहागनगर में इन दिनों फिरोजाबाद महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें मशहूर पॉप रॉक गायक कैलाश खेर ने शिरकत की है। सिंगर कैलाश खेर ने अपने गानों के जरिए लोगों को झूमने और थिरकने पर मजबूर कर दिया है। और वहीं महुआ में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ यह किया गया है। वन्यजीव और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। और वहीं लखनऊ में मंडलायुक्त ने दिए हैं सड़कों के ऑडिट के आदेश। बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते यह फैसला लिया गया है। नए मानकों के अनुरूप सड़क सुरक्षा का ऑडिट यह किया जाएगा और गड्ढों को भरने के लिए तत्काल व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खराब सड़कों की मरम्मत के लिए कई बार जो है फरमान जारी किए, लेकिन उसके समय पे समय बीतता गया और तारीख पे तारीख देते रहे, लेकिन फिर भी सड़कों की स्थिति जो है अभी शहरों में बदहाल है। लखनऊ में G20 हो रहा है। प्रमुख सड़कों की मरम्मत जहां पर G20 के अतिथियों का आना जाना उस इलाकों में हो रही है, बाकी इलाकों में भी सड़कों की हालत बदहाल है। यहां तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इलाके के कई सड़कें ऐसी हैं जो जिनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक KKC के पास पुल है कि जहां की जो 100 मीटर सड़क को ठीक करने में PWD के अफसरों पसीने छूट रहे हैं। वहीं रेलवे पुल के नीचे जो है मवैया इलाके की सड़क जो है बदतर है, जहाँ पे लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए मंडलायुक्त रोशन जैकब ने रोड्स की ऑडिट कराने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने लखनऊ मंडल के जितने भी 6 जिले हैं उनमें सारी सड़कों के ऑडिट करा करके और उस पर जो है रिपोर्ट मांगी है, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और खीरी जिला शामिल है। अब एक्सीडेंट की बढ़ती संख्या के बाद मंडलायुक्त ने चिंता जाहिर की है कि जो है किसी भी तरह हो लेकिन सड़कें ठीक की जानी चाहिए और जहाँ जहाँ भी खराब गड्ढे हैं वो गड्ढे भरे जाएं और पैच वर्क जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा इसको लेकर के अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। कैमरामैन शिवम भल्ला के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला कारागार देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मिशन ड्रग फ्री उत्तराखंड को तहत नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हमने जेल में बंद लोगों से अपील की है कि वो प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में चल रहे अभियान का हिस्सा बने और जेल से रिहा होने के बाद जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम करें। जेल में भी चूँकि हमारे जो लोग बंद हैं तो सभी समाज के ही लोग हैं और जेलों में ये बड़ी समस्या है। जेल के लोगों को जब कोई जेल में बंद कैदी ड्रग्स एडिक्ट होते हैं तो उनके लिए व्यवस्थित उनको करना शुरुआती दिनों में काफ़ी कठिन होता है। और जो हमने देवभूमि ड्रग्स फ्री 2025 का संकल्प लिया है उसमें सभी की भागीदारी होनी है, इसलिए सभी का हम आह्वान करते हैं, सबसे अपील करते हैं कि हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो और सब लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों के इस नशे से दूर रहने के लिए जो भी अभियान हो सकता है उस अभियान का हिस्सा बने, उसके लिए हम लोगों ने। और वह उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूती दिलाने के कार्य में वो लगे हुए हैं और इसी के चलते समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बाजार वो पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है और पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में मजबूती का सवाल है तो समाजवादी पार्टी अभी बहुत मजबूती से उत्तराखंड में काम कर रही है और अभी नए युवाओं को हम ज़्यादा जिम्मेदारी पार्टी में दे रहे हैं ताकि पार्टी पूरे जोश के साथ काम करे। और आज हमारे युवा नेता छोटे भाई श्री अपने अरविंद यादव जी के यहाँ पे आज आप देख रहे होंगे कि तमाम यहाँ युवा हमारे बैठे हैं और युवा शक्ति के साथ हम समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तराखंड में अपनी जीत का परचम लहराएंगे। देखिए उसमें बहुत सारी खामियां रही होंगी। और वह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बैरागी कैंप में बैरागी अखाड़े को किए गए
अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया था। इसको लेकर बैरागी अखाड़े के साधु संत एक दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं और संतों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्टे देने के बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि चेतन ज्योति आश्रम के अध्यक्ष संजय महंत का कहना है कि बैरागी कैंप में 600 गरीब परिवार और तीनों बैरागी अखाड़ों को हाईकोर्ट से 2024 तक का ही स्टे मिला हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बुलडोजर से गेट को तोड़ दिया है। तस्वीर आपके सामने है। इस मामले पर हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी हुई है। यह संतों ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया गया कि तोड़े गए गेट को दोबारा से लगवा दिया जाएगा। और वहीं डीजीपी अशोक कुमार आज हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने सभी सर्किल के क्राइम रजिस्टर्स भी चेक किए हैं और लापरवाही बरतने पर लालकुआं सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए हैं। वांछित अपराधी इनामी अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था और जिन लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज हुए हैं, जिनके विरुद्ध एनडीपीएस पे अभियोग दर्ज हुए, उनकी संपत्ति जब्त करने का अभियान चलाया हुआ था। उस अभियान की सर्किल वाइज समीक्षा की है और उसको अभी 1 महीने के लिए और बढ़ाया है। तो जिन लोगों का काम अच्छा नहीं था उनको चेतावनी भी दिया है। इसके अलावा हमने जो हमारे सर्किल ऑफिसर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड कि वो क्राइम रजिस्टर अपने हाथों से लिखें, जिससे। और वहीं देहरादून में उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी हाकम सिंह समेत कई अभियुक्तों को जिला न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, जिस पर यूके पुलिस हेडक्वार्टर ने निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के एडीजी LOV मुरुगेशन का कहना है कि स्पेशल टास्क फोर्स अब पेपर लीक मामले में जमानत पाने वालों के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएगी। देखिए, ये जो केसेस है पेपर लीक घोटाला वाला केसेस है, तो इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसी कड़ी में जिसको स्टडी करके हाई कोर्ट में बेल अपील फाइल करेंगे और बाकी इस बिलों के खिलाफ कई सारा केसेस है वो और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो अभी भी फिलहाल तो वो जेल में रहेंगे, जो बाकी में भी बेल मिलेगा तो बाहर आ पाएंगे। बट हमारे निर्देश है कि ये सब में हम अपील करेंगे हाई कोर्ट पे। कब तक हम हाई कोर्ट के जैसे इसका लोअर कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही उसको फिर प्रोसेस होता है अपील करने के लिए, डीएम से भी अनुमति लिया जाता है और शासन से भी, तो लेके अब। और वहीं हरिद्वार के रुड़की में विद्युत विभाग के कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। इस दौरान किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलशन रोड ने यह बताया कि विद्युत विभाग के पास लाइनमैन की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइनमैन बिना पैसे के उपभोक्ताओं का कोई कार्य नहीं करता। मांग एक तो यह है कि विभाग के पास लाइनमैन की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइनमैन बिना पैसे के एक पैर नहीं रख रहा, और अगर अधिकारियों से बात करें, शिकायत करें तो हाथ खड़े कर दो कि मेरे पे लाइनमैन नहीं है। और बिजली के जब बिल की बारी आवे तो ये कहा कि हर महीने का हर महीना जमा करा दो। बिजली का बिल लेने के लिए 24 घंटे कैंप लगा रहे, कैंपों में खड़े पैसे की वसूली पूरी जोरों से कर रहे। पर अगर किसान को एक फ्यूज जुड़वाना, कोई कनेक्शन लेना है, कुछ करना, तो उस काम को करने के लिए इनके पास आदमी नहीं है। द्वारा कुछ समस्याओं को इंगित करा गया है, तो मैंने बात के लिए बुलाया हुआ है। जो समस्या होंगी उनको बातचीत होगी और जो भी समस्या उनका निराकरण किया जाएगा। विजिलेंस की टीम में उसका जो है शिकायतें प्राप्त होती हैं तो देहरादून हेडक्वार्टर से ही वो आती हैं, उनका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। ठीक है, विजिलेंस की टीम को जो शिकायत मिलती है तो उस हिसाब से वो छापे डालती है। असेसमेंट वगैरह की बात है तो वो जो जितना लोड वगैरह चेकिंग भरी जाती है उस हिसाब से नियम के अनुसार से असेसमेंट किया जाता है एक्शन के द्वारा कंसर्न। क्योंकि विजिलेंस की टीम आती है तो पूरी टीम होती है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो इसलिए भेदभाव का आरोप लगाना तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि विजिलेंस की टीम आती है, क्योंकि काफ़ी लंबे स्तर पर चोरियाँ पकड़ी गई हैं। क्योंकि आपको मालूम है एक दिन में 110 पकड़ी गई, एक दिन में 50, इस सुबह के टाइम पे। नहीं, ऐसा नहीं है। विजिलेंस आती है तो एक ही जगह नहीं हो रही, डिफरेंट लोकेशन पर आती है और उस हिसाब से चेकिंग होती है। ज्ञापन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ बातें ने रखी थी, अभी वार्ता होगी उसके बाद। और वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी सड़कों के हाल बेहाल हैं। सड़कों की जर्जर हालत से परेशान हो रहे रामनगर से भाकिया सैंड सल्ट समाज के लोगों ने पद यात्रा निकाली और आपको बता दें कि आधे दर्जन से ज्यादा लोग कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली रोडों की जर्जर अवस्था को लेकर रामनगर से पैदल 3 दिन पैदल पदयात्रा पर निकले हैं।
देखिए, यात्रा हमारा जो आज रामनगर से यात्रा हमने शुरू की है और ये भिक्यासन लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। ये यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि हमारी जो लगातार ये डबल इंजन की सरकार जो अभी रिपीट हुई है, पहले तो 3 मुख्यमंत्री रिपीट हुए और 3 मुख्यमंत्री रिपीट होने के बाद फिर सरकार रिपीट हुई, लेकिन जो उत्तराखंड की जनता के जो सपने थे वो सपने आज ज्यों के त्यों गड्ढों में तब्दील हो गए। जो जीवनदायिनी रेखा हमारी और वे हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर नगर निगम और प्राधिकरण ने आज को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और पंकज उपाध्याय भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, जैसा कि आप लोग भी साथ में मौजूद हैं, लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 12 में जो 2 अवैध निर्माण थे जो नजूल लैंड पर किए गए थे, उसमें पूर्व में परसों भी कार्रवाई के लिए कहा गया था। इन लोगों ने 2 दिन का इसमें समय मांगा था और आज समय व्यतीत होने के बाद भी इनके द्वारा इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। इसके कारण यहाँ पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में इसे ध्वस्त किया जा रहा है। लाइन नंबर 8 और 12 में जो 30 तारीख को कार्रवाई हुई थी, उसका जिस प्रकार से अराजकतापूर्ण तरीके से विरोध किया गया था, राजनीतिक कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया था, अधिकारियों कर्मचारियों के साथ भद्रता की गई थी, काम भी अवैध हो और दादागिरी भी हो, बात सही नहीं है और कानून सम्मत भी नहीं है। उसके बाद हमको उनको पहले भी नोटिस दिया गया था, उसके बाद भी नोटिस दिया गया, अवसर दिया गया। इन्होंने खुद लिख करके दिया 2 दिन में तोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन में ये तोड़ नहीं पाए या उन्होंने तोड़ने का ठीक से प्रयास नहीं किया गया। आज नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम यहाँ पर पूर्व सूचना के साथ आई हुई है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इस क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि अपने जमीन के दस्तावेजों को ठीक करें, फ्री होल्ड कराएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।